हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री का अपन ने चैप्टर चालू किया था फ्रांसीसी क्रांति और इसके 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज हम अपना थर्ड पार्ट फ्रांसीसी क्रांति का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो पहले दोनों पार्ट के अंदर अपन ने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, और साथ के अंदर अपन ने सब कुछ देखा था कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, जो कि 1789 के अंदर जुलाई 1789 से जो घटना प्रारंभ हुई थी और फिर वहाँ पर बास्टिल का जो किला था वो लोगों ने तोड़ दिया, उस जेल को तोड़ दिया। फिर अपन ने पढ़ लिया था कि उस वक्त 3 वर्ग थे, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद अपन आ गए थे सेकेंड वीडियो के अंदर कि किस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ। राजतंत्र तो बना, लेकिन कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। और आज अपन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि संवैधानिक राजतंत्र भी बन गया, अब संवैधानिक राजतंत्र का भी फिर क्या हो गया? पतन हो गया। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो संवैधानिक राजतंत्र विफल क्यों हो गया, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से संवैधानिक राजतंत्र अपना विफल हो गया। और फिर काय की स्थापना हो गई? गणतंत्र की स्थापना। क्योंकि पहले तो क्या था, लुईस 16 का जो निरंकुश शासक था उसके अत्याचार को लोग सहन कर रहे थे। फिर उन्होंने विद्रोह किया, नेशनल असेंबली बनाई और संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ, जिसके अंदर राजा तो था लेकिन कुछ नियम कानून बन गए, है ना। और फिर ये हो गया कि भाई कौन कौन वोट दे सकेगा, नहीं दे सकेगा, लेकिन अभी भी स्थितियां अनुकूल नहीं थी। तो अब क्या होता है कि संवैधानिक राजतंत्र का भी विफल हो जाता है और एक गणतंत्र की स्थापना होती है। अब ये कैसे होती है? तो इसके अंदर आप देखिए कि संवैधानिक राजतंत्र तो बना था, लेकिन लुईस 16 तो खुश था ही नहीं, क्योंकि उसकी तो शक्तियां कम हो गई थी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया था। तो वो क्या कर रहा था कि चोरी छिपे प्रशा व ऑस्ट्रिया, जो उसके पड़ोसी देश थे, उनसे हमेशा गुप्त वार्ता करता रहता था। और क्योंकि वो जो प्रशा और ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनको भी डर था कि आज तो फ्रांस के अंदर इस तरह से हुआ है, हो सकता है कल हमारे देश के अंदर भी ऐसा हो जाए कि जन सामान्य एक्टिव हो जाए और हमारा राजतंत्र विफल हो जाए। तो उन्होंने भी उसका सहयोग किया, उन्होंने उनकी मदद करी और आपस के अंदर के किस तरह से इस संवैधानिक राजतंत्र को फेल करके और अपना जो राजतंत्र जैसा पहले अपने पास शक्तियां थी, ऐसे शक्तियां कैसे आ जाए, उसके लिए ये प्रयासरत रहे। तो 1791 में, मतलब 1789 के अंदर तो इन्होंने विद्रोह किया था और 1791 के अंदर क्या हो गया था? राजतंत्र लागू हो गया था। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। लेकिन ऐसे में ही लुईस 16 ने क्या करा कि प्रशा व ऑस्ट्रिया से वार्ता करी और इसके साथ कौन मिल गए? भागे गए कुलीन। क्योंकि बच्चों मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि फ्रांस के अंदर क्या हो गया था? संवैधानिक राजतंत्र बनने से पहले तो क्या था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को अपना टैक्स देना पड़ता था, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों लोगों को भी अब कर देना पड़ता था और उनको भी सब समान हो गए थे। तो ऐसे के अंदर कुछ कुलीन वर्ग क्या हुआ था? फ्रांस से भाग करके पड़ोसी देशों में चले गए थे। तो फ्रांस से भागे हुए जितने भी कुलीन वर्ग थे वो और पड़ोसी देशों के राजा, उन सब ने मिल करके और फ्रांस के राजा लुईस 16 के साथ आपस में वार्ता करी और संबंध बनाया कि किस तरह संवैधानिक राजतंत्र को फेल किया जाए। ऐसा जब ये चल ही रहा था, ऐसे में 1792 में जो नेशनल असेंबली थे उन्होंने पड़ोसी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव लाए कि जिसमें पड़ोसी देश कौन से? ऑस्ट्रिया और ये प्रशा, उनके खिलाफ किसने? नेशनल असेंबली ने, क्योंकि उस वक्त नेशनल असेंबली ताकतवर हो गई थी और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरह क्या हो गया? क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि जब एक देश के अंदर या एक या दो देश के अंदर किसी एक महाद्वीप के 2 या 3 देशों में आपस में युद्ध होता है तो फिर वो 2-3 देशों के अंदर सीमित नहीं रह जाता है, अन्य कई देश भी, जैसे 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो 2-3 देश एक देश के समर्थन में आ जाते हैं तो अन्य 2-3 देश दूसरे देश के समर्थन में आ जाते हैं। इस प्रकार 1792 के अंदर फ्रांस के साथ ये प्रशा, ऑस्ट्रिया और यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों के अंदर भी युद्ध का माहौल हो गया और आपस के अंदर सब लोग युद्ध करने लगे। तो ऐसे के अंदर जो युद्ध था उसको अपन कह सकते हैं क्रांतिकारी वर्सेस राजशाही। मतलब इधर तो ये क्रांतिकारी थे, प्रथम ये जो नेशनल असेंबली के लोग जो संवैधानिक राजतंत्र को चाहते थे, और उधर वो लोग थे जितने भी राजशाही लोग जिनको ये पसंद नहीं था, तो उनके अंदर आपस में युद्ध हो गया। और उस वक्त जो ये नेशनल असेंबली के लोग थे
उसके अंदर जो कुछ गायक भी थे जिन्होंने कई तरह के गाने भी बनाए। जैसे अपने भारत के अंदर भी अपन देखते हैं कि जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो कई तरह के संगीत का भी लोगों को जागृत करने के लिए गानों का भी इसमें महत्व है। तो इसी प्रकार जो इसके अंदर एक आपकी बुक के अंदर है रोजेट दी लाइल के द्वारा रचित मार्सिले गीत जो बाद में जाकर के उनका राष्ट्रगीत हो गया, जैसे हमारे वंदे मातरम में जन गण मन है, तो ये क्या लोगों के अंदर जागृति फैलाते हैं, देशभक्ति की भावना बढ़ते। उसी प्रकार फ्रांस के अंदर भी रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले गीत उस वक्त गाया गया और लिखा गया, और बाद में जब गणतंत्र लागू हो गया तो इसी गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में भी स्वीकार किया। अब जब यहाँ पर युद्ध का माहौल चल रहा था, है ना, किस किस के मध्य, जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनके प्लस राजशाही परिवारों के बीच में। तो ऐसे में क्या था कि जो पुरुष तो क्या थे, युद्ध में जाते थे, तो ऐसे समय के अंदर घरों में महिलाएं अकेली रह गई और घर की सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई, महिलाओं के ऊपर आ गई। और ऐसे में कई क्लबों का गठन हुआ, है ना। पुरुष तो चल गए युद्ध में, महिलाएं अकेली थी, और कुछ और भी पुरुष जो घर पे थे जो नहीं जा सकते थे, उन्होंने मिलकर के क्लब का गठन किया और कई तरह के क्लबों का गठन किया, जिसमें जैकोबिन क्लब बहुत ही फेमस और सफल रहा। कई तरह के क्लबों का गठन हुआ, लेकिन जो सबसे सफल और जो पॉपुलर क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के अंदर कई सारे सदस्य थे, और सदस्य कौन से थे, गरीब जो संपत्तिहीन लोग थे, मजदूरी करने वाले, दहाड़ी मजदूर, है ना, और छोटे मोटे कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार, ये सब इस जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष था या उसका जो प्रेसिडेंट को या जो उसका मुखिया था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जो रोबेस्पियर का जो नाम है वो आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि जैकोबिन क्लब का यदि कभी नाम आता है तो रोबेस्पियर के नाम को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का जो सारा काम है वो, अब जो यहाँ तो संवैधानिक राजतंत्र बनाए और संवैधानिक राजतंत्र को विफल करने की बात चल रही है, ऐसे में जैकोबिन क्लब उभर करके आया बच्चों, और उसके भी जो मुखिया था, जो उसका मेन लीडर था, वो था रोबेस्पियर। अब उस रोबेस्पियर ने क्या करा, गणतंत्र की सुरक्षा के लिए आतंक का राज्य अपनाया। यानी जब युद्ध का माहौल चल रहा है, लोग संवैधानिक राजतंत्र को चाहते हैं, लेकिन राजशाही इसका विरोध कर रही है। राजशाही जो जितने भी राजा के परिवार हैं वो क्या चाह रहे हैं, आसपास के देश, कि ये संवैधानिक राजतंत्र खत्म हो जाए, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र से उनकी शक्तियां चली गई थी, उनकी शक्तियों का भी केंद्रीकरण हो गया था, और साथ में पादरी और कुलीन वर्गों को भी ये सब कुछ पसंद नहीं आया था, क्योंकि अब ऐसा होने के बाद अब उनको भी टैक्स देना पड़ता था और सब लोग समान हो गए थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, युद्ध का माहौल चल रहा था। तो इस युद्ध के माहौल के अंदर ही जैकोबिन क्लब का उदय हुआ, और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो ऐसे के अंदर जो जैकोबिन क्लब उदय हुआ, मतलब इस माहौल के अंदर जैकोबिन क्लब उदय में आया, और उस जैकोबिन क्लब के अंदर जो सदस्य कौन थे, गरीब जनता है ना, और इसके अंदर सदस्य गरीब कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब इसके सदस्य थे। और इसका जो लीडर था वो रोबेस्पियर था, और रोबेस्पियर ने क्या किया, गणतंत्र की सुरक्षा के लिए आतंक का राज्य अपनाया। मतलब उसने क्या करा, संवैधानिक राजतंत्र को गणतंत्र में बदलने का प्रयास किया। अभी तक तो राजतंत्र ही था, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र, लेकिन रोबेस्पियर ने चाहा कि जो ये संवैधानिक राजतंत्र है वो भी अब किसे बदल जाए, गणतंत्र में बदल जाए। और गणतंत्र में बदलने के लिए उसने आतंक का राज्य अपनाया। मतलब जो नहीं मान रहा है, जो कोई भी गणतंत्र की बात नहीं मानेगा, जो उसकी बात नहीं मानेगा, चाहे वो उसका सदस्य हो, चाहे जैकोबिन क्लब का सदस्य हो, चाहे किसी राजा का राज परिवार का सदस्य हो, वो सबको मौत के घाट उतार देता था। तो जैकोबिन क्लब जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जिसका लीडर था, गणतंत्र की सुरक्षा के लिए उसने आतंक का राज अपनाया, और इसकी अधिकांश बैठकें पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब गिरजाघर में हुई। देखो बच्चों, इसका नाम आपको याद रखना है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब गिरजाघर। और जैकोबिन क्लब का जो नाम है ना, वो भी इसी आधार पर पड़ा, क्योंकि इसकी जो मीटिंग कहाँ होती थी, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब गिरजाघर, चर्च के अंदर इसकी बैठकें होती थी। और चर्च का नाम आपको बहुत अच्छे से रख लेना है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। और मैंने अभी बताया था कि इसके सदस्य गरीब, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर थे। अब इस जैकोबिन क्लब के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहला काम किया, वेशभूषा चेंज करी, क्योंकि उनका इसका वेशभूषा का चेंज करना क्या प्रतीक था कि जिस प्रकार कुलीन और पादरी ने जो पहले से वेशभूषा धारण
करते थे और जो चल रहा था उसका विरोध किया, और ये बताने के लिए कि आज तो हमने सिर्फ आपकी वेशभूषा को बदला, हम आपकी वेशभूषा को नहीं स्वीकार करते हैं, कल हम आपके इस राजतंत्र को भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने उनके वस्त्रों को उखाड़ फेंका, मतलब निकाल फेंका। इसी प्रकार उनका ये कहना था कि हम तुम्हारा जो राजतंत्र है उसको भी इसी तरह उखाड़ फेंकेंगे। तो उन्होंने अपनी वेशभूषा यानी गेटअप चेंज किया और उन्होंने क्या पहनना चालू कर दिया, गोदी कारीगर की तरह धारीदार लंबी पैंट। बच्चों आपकी बुक के अंदर इसके डायग्राम भी दे रखे हैं, इमेज भी दे रखी है। उन्होंने क्या करा कि लंबी पैंट पहनी और जिसके ऊपर ऐसी धारियां बनी हुई थी, और ये सब कौन पहनता था, गोदी कारीगर। अब गोदी कारीगर क्या है, तो गोदी कारीगर है बंदरगाहों के ऊपर काम करने वाले मजदूर या कारीगर। तो उन्होंने उनकी ड्रेस को अपनाया और उन्होंने क्या पहना, लंबी पैंट पहनी, जिसको उसका नाम था सो कुलांत था, वो बिना घुटन्ना, उसको कहते थे बिना घुटन्ना या सो कुलांत कहते थे। जबकि जो कुलीन जो लोग थे वो ब्रीचेस पहनते थे और जिसका नाम था घुटन्ना। यानी ब्रीचेस क्या था, थोड़ी ऊंची रहती थी, घुटने के नीचे तक, मतलब पूरे नीचे तक नहीं रहती थी, जिसका नाम था ब्रीचेस और उसको कहते थे घुटन्ना। लेकिन जो ये जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्होंने लंबी धारीदार पैंट पहनी और पूरी लंबी पैंट थी वो, जिसको सो कुलांत कहते हैं, या फिर इसका नाम था बिना घुटन्ना। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा कि जो कुलीन वर्गों की जो वेशभूषा थी उसको त्याग दिया और अपने लिए एक नया गेटअप, नई वेशभूषा धारण की, ये बताने के लिए कि हम तुम्हारी वेशभूषा को भी नहीं अपनाते हैं, इसी प्रकार हम तुम्हारे राजतंत्र को भी नहीं अपनाएंगे और हम अपना गणतंत्र लागू करेंगे। ऐसे के अंदर उन्होंने क्या करा कि जितने भी आदमी थे, जितने पुरुष थे, वो क्या करते थे, एक लाल रंग की टोपी पहनते थे। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि लाल रंग की टोपी क्या था, दास प्रथा से मुक्त होने का प्रतीक था, कि अब हम तुम्हारे जो बंधन, हम तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो गए, और ये लाल टोपी इस रूप में प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है कि जो लाल टोपी पहनने का जो अधिकार था वो महिलाओं को नहीं था, केवल पुरुष ही ये लाल टोपी पहन सकते थे। तो इस प्रकार अभी अपन ने देखा कि जैसे अभी तक अपन ने देख चुके हैं कि पहले लुईस 16वां का शासन था, लुईस 16वां को खत्म करके संवैधानिक राजतंत्र बना। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के बाद भी प्रशा, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के लुईस 16 ने षड्यंत्र रचने चालू करे, तो उनका विरोध करने के लिए जैकोबिन क्लब का उदय हुआ। और जैकोबिन क्लब का जो था लीडर वो था रोबेस्पियर। तो रोबेस्पियर ने क्या किया, आतंकी राज कायम किया, और जो लोग उसका कहना नहीं मानते थे, जो लोग गणतंत्र बनाने के विरोधी थे, जो लोग राजशाही यानी लुईस 16 या ऑस्ट्रिया या प्रशा के राजा के साथ थे, उन सबको मौत के घाट उतारना चालू किया, वेशभूषा भी बदल दी। तो अब अपन देखते हैं कि जब ये आ गया था जैकोबिन क्लब, तो सितंबर के अंदर क्या क्या घटनाएं वहां पर घटी, जिसको कि सितंबर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होगा, 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरियर के महल पर इन्होंने धावा बोल दिया। किसने धावा बोल दिया, जैकोबिन क्लब के लोगों ने क्या किया, 10 अगस्त 1792 को 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरियर के महल पर धावा बोल दिया और वहां के राजा को भी बंदी बना लिया। और राजा को जो लोग भी हेल्प करते थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैकोबिन क्लब ये जो था रोबेस्पियर, वो क्या करता था, जो लोग भी राजा की मदद कर रहे हैं, चाहे वो जैकोबिन क्लब के सदस्य हो, चाहे अन्य देशों के लोग हो, चाहे किसी और वर्ग के लोग हो, जो भी कोई राजा को हेल्प करता था, उन सबको उसने 2 से 6 सितंबर के मध्य मौत के घाट उतार दिया। 2, 3, 4, 5, 6 इन 4-5 दिनों के अंदर काफी हजारों की संख्या के अंदर लोगों को मार दिया गया। इसीलिए इसको सितंबर हत्याकांड के नाम से बच्चों जाना जाता है। अब ऐसे में नेशनल असेंबली ने शाही परिवार के को जेल में डालने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया, क्योंकि अभी तो नेशनल असेंबली ही थी पावर में। उसने क्या करा, सभी उन्हीं के लोग थे, कार्यपालिका भी उनकी थी, व्यवस्थापिका भी उनकी थी, तो उन्होंने शाही परिवार के लोगों को जेल में डालने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया। तो अब शाही परिवार के लोगों को जेल में डालना आसान हो गया और जेल में डालने के बाद सबको मार दिया जाने लगा। अब जब ये सब नेशनल असेंबली की शाही परिवार के लोगों को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित हुआ, फिर उसमें क्या हो गया, चुनाव हुए, और चुनाव के अंदर क्या हो गया, 21 वर्ष से जो बड़े हैं सभी पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया, है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, जब संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ था तो उस वक्त जो चुनाव, जो मताधिकार का अधिकार था, वो क्या था, 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष, और कौन से पुरुष, जो अपने 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में दे सकते हो।
वो था संवैधानिक राजतंत्र में। लेकिन जैकोबिन क्लब ने जब ये कार्य चालू किया, रोबेस्पियर ने ये आतंकी शासन लागू किया, उस वक्त सभी पुरुष, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको कोई 3 दिन की मजदूरी कर नहीं देनी है, प्लस 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष अपना मत दे सकते हैं। अभी भी बच्चों महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। तो जब ये सितंबर हत्याकांड हुआ, उसी वक्त 2 से 6 सितंबर के अंदर कई राजाओं को, कई राजशाही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और साथ में एक बात और भी यहाँ पर नोट करनी है कि जैकोबिन राजशाही परिवार को मौत के घाट तो उतारा था, लेकिन साथ में यदि उसके क्लब का कोई सदस्य को भी यदि वो अपनी बात नहीं मानता था, उसकी बात वो नहीं मानता था, या कहीं वो राजा के फेवर में होता था, तो उसको भी वो मौत के घाट उतार देता था। इसीलिए इसको हत्याकांड भी कहा गया है। तो यहाँ पर फिर गणतंत्र बना, जब यहाँ पर चुनाव हुए, जब राजशाहियों को जेल में डाल दिया, फिर चुनाव हुए, चुनाव में 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष, अमीर गरीब को वोट देने का अधिकार मिला और गणतंत्र बना। फिर क्या हो गया, गणतंत्र बनने के बाद जनरल का चुनाव हुआ और लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में डी लो कोनार्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा हुई। तो कब हुई इसको, 21 जनवरी 1793 के अंदर। याद रखनी है अपन को डेट, लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को डी लो कोनार्ड में, जगह का नाम याद रख लो, डी लो कोनार्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा हुई। उसको फांसी देने के कुछ समय बाद जो उसकी पत्नी थी मेरी एंटोइनेट, उसको भी फांसी दे दी। तो इस प्रकार बच्चों सितंबर 1793 के अंदर संवैधानिक राजतंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो गया, क्योंकि लुई 16 को फांसी की सजा मिल गई, उसकी रानी को भी फांसी दे दी गई और जैकोबिन क्लब अब उदय में आ गया था और रोबेस्पियर ने गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। लेकिन वो एक आतंकी शासक था, वो लोगों को मार मार के और गणतंत्र मानने के लिए मजबूर करता था। अब आगे उसने क्या किया, अब जब त्राणु के अंदर तो मर गया कौन, लुई 16, तो त्राणु से जो 94 का जो दौर था 2 वर्ष, वो आतंकी दौर माना जाता है। क्यों इसको आतंकी दौर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रोबेस्पियर था उसने बहुत अधिक आतंक मचाया अपने आप को कायम रखने के लिए। तो जैकोबिन के मुखिया रोबेस्पियर ने नियंत्रण व दंड की नीति अपनाई, काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और गिलेटिन बच्चों एक तरह का फांसी जैसा ही मशीन होता है, 2 खंभे होते हैं। कैसे खंभे होते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे 2 खंभे होते हैं और बीच के यहाँ पर एक कटर मशीन लगा रहता है। यहाँ पर मनुष्य की गर्दन को रख करके उस मशीन से उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। इसको गिलोटिन कहते हैं। और इसका नाम गिलोटिन भी क्यों रखा है, क्योंकि इसको जो बनाया किसने था, डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। तो बच्चों यहाँ पर अपन को ये देखना है कि 93 से 94 का जो टाइम था वो कैसा टाइम था, आतंक का दौर। आतंक का दौर क्यों कहा, क्योंकि अब राजतंत्र खत्म हो गया था, लुई 16 को फांसी दे दी थी, उसकी पत्नी को भी फांसी मिल गई थी। अब मात्र कौन था यहाँ पर, जैकोबिन क्लब। पूरे फ्रांस के अंदर किसका अधिपत्य था, जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब में भी क्या था, मुखिया तो एक ही था, मतलब यहाँ पर वापस शक्ति का केंद्रीकरण हो गया था रोबेस्पियर के पास। और रोबेस्पियर ने क्या करा, आतंक का शासन चलाया। और उसने क्या करा कि जो भी लोग उसको नहीं मानते थे, उसने नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई और काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जिसको गिलोटिन पर चढ़ाकर उसने मार दिया। ये हो गया 93 से 94, है ना, 2 साल की बात थी। इसको अपन कहते हैं आतंक का दौर। अब जब अपन ने गिलोटिन, ये रोबेस्पियर इतना बुरा तो था, लेकिन उसने जो अच्छे कार्य किए उनको भी हम नहीं भूलेंगे। जब हम उसकी बुराई की बात कर रहे हैं तो बच्चों हम यहाँ पर उसके अच्छे कार्यों की भी बात करेंगे। तो उसने क्या अच्छे कार्य किए, जैकोबिन ने क्या किया कि अनाज मजदूरी की कीमत तय करी। मतलब उसने क्या करा, क्योंकि वहाँ पर पता था कि महंगाई बहुत बढ़ रही थी, लोगों को खाने के भी वांदे पड़ रहे थे, मतलब खाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में उसने क्या करा कि अनाज और मजदूरी की कीमतें तय कर दी कि इससे अधिक आप अनाज नहीं बेच सकते हो, मजदूरों को इतनी मजदूरी तो देनी ही होगी। सभी नागरिकों को समता रोटी, साबुत गेहूं की रोटी को खाने के लिए विवश किया। मतलब विवश किया से मतलब यूँ नहीं कि कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है वो अलग खाना खाएंगे और जो गरीब थर्ड स्टेट के लोग हैं वो अलग रोटी खाएंगे, नहीं, सबको साबुत गेहूं की बनी रोटी, जिसको समता रोटी का नाम दिया था, वो सबको खानी अनिवार्य थी। और यहाँ पर उसने ये भी करा कि जो किसान अपने अनाज को देश के बाहर बेच रहे हैं या अन्य शहरों के अंदर जाके बेच रहे हैं तो उसकी भी कीमत उन्होंने तय कर दी। मतलब हर चीज़ की उसने राशनिंग कर दी।
फिर उसने कहा कि जो कीमती सफ़ेद आटे पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। जो कीमती सफ़ेद आटे की रोटी जो कुलीन और पादरी वर्ग खाता था उसके ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया। और एक काम और उसने किया कि कुछ जो संबोधन थे उसमें भी चेंज किया। कैसे चेंज किया कि मॉन्स्यूर जिसका अर्थ था महाशय, उसके स्थान पर सितोयन नागरिक वर्ड का यूज किया। किसके स्थान पर? पहले मॉन्स्यूर कहा जाता था। मॉन्स्यूर का मतलब होता है महाशय, तो महाशय के स्थान पर सितोयन नागरिक वर्ड का यूज किया। इसी प्रकार मदास जिसका अर्थ था महोदया, तो महोदया के स्थान पर ये महोदया है, तो महोदया के स्थान पर उसने यूज किया सितोयन जिसका मतलब होता है नागरिका। तो ये इसने चेंज किए। साथ में उसने जो अच्छे कार्य किए थे, तो जो मेन बात मैंने बताई थी कि खाद्यान्न के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि लोगों को भूखा न मरना पड़े और कीमतें आदि तय कर दी और लोगों को अपनी मजदूरी भी पूरी मिले, उनके साथ अत्याचार न हो, इस बात का उसने ध्यान रखा। लेकिन बच्चों अच्छे कार्य के साथ मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो अच्छे कार्य कर रहा था, लेकिन साथ में उसने क्या करा था, आतंकी शासन था उसका। वो अपने लोगों को भी मार डालता था गुलेटिन के ऊपर चढ़ा करके और राजशाही को तो मार रहा था। तो ऐसे के अंदर पूरे फ्रांस के अंदर त्राही त्राही मच गई, क्योंकि किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, किसी का भाई, किसी का बहन, मतलब बहुत सारे लोग मर गए। तो ऐसे में उसकी जो सख्त नीति से क्या हो गया, त्राही त्राही मच गई और 1794 में रोबेस्पियर को भी इसी बुलेटिन के ऊपर फांसी चढ़ा दी। तो जो 93-94 का जो आतंकी वर्ष रहे, उसके बाद लास्टली क्या हुआ, 1794 को भी रोबेस्पियर को भी फांसी हो गई। मतलब पहले राजतंत्र था, फिर संविधानिक राजतंत्र बना। अब रोबेस्पियर जोकोबिन क्लब के टाइम पे क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन रोबेस्पियर को भी फांसी पे चढ़ा दिया। मतलब यहाँ पर विचारों की क्या हुआ, जो गणतंत्र भी अब लगभग खत्म होने के कगार के हो गया। अब जब रोबेस्पियर को फांसी हो गई, ऐसे के अंदर वापस क्या हो गया, जब कोई राजा मरा है तो उन नेशनल असेंबली वाले लोगों ने वापस से कुछ चेंज किए और डायरेक्टली शासित फ्रांस की स्थापना हुई। अब मैंने यहाँ पर देखो इस तरह पूरा एक शोर में बता दिया है कि जैकोबिन का पतन हो गया, तो नेशनल जो असेंबली थी उसका नाम हो गया नेशनल कन्वेंशन। नेशनल असेंबली जो थी उसका नाम क्या हो गया, नेशनल कन्वेंशन। और उन्होंने अपना एक नया संविधान बनाया और 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी का निर्माण किया, क्योंकि उनको क्या लग गया था कि जैकोबिन जो क्लब था उसका तो रोबेस्पियर एक अकेला लीडर था। तो नेशनल असेंबली के लोगों को इससे सीख मिल गई थी कि एक अकेला आदमी रहता है तो पावर उसके हाथ में आ जाता है और वापस से विनाश वाली ही बात हो जाती है, वापस से अत्याचार बढ़ जाते हैं। तो अब उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम तो क्या रख दिया, नेशनल कन्वेंशन नाम रख दिया। और साथ में जो उन्होंने जो डायरेक्टरी बनाई, अब जो जैकोबिन क्लब तो खत्म हो गया था, पतन हो गया था, अब उन्होंने जो नया संविधान लागू हुआ और नए संविधान के अंदर उन्होंने 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी का निर्माण किया, इसीलिए इसको कहते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी का निर्माण किया और उसके अंदर क्या हो गया कि जो पुनः जो गरीब थे उनको ही वापस क्या हो गया, उनको सदस्य बना दिया गया। और जो मताधिकार से जो वंचित हो गए, कौन वंचित हो गए, सभी लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया था और जो गरीब लोग थे उनको वापस से यहाँ पर मताधिकार से वंचित किया गया, क्योंकि 5 सदस्य वाली डायरेक्टरी तो बन गई, लेकिन इसके अंदर जो मेन बात गड़बड़ क्या हो गई कि जो जैकोबिन के टाइम के ऊपर सभी पुरुष, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उनको वोट देने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि गरीबों को वापस से मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और गरीबों को वापस से मताधिकार से वंचित किया तो फिर क्या होगा, वापस वही विद्रोह वाली बात हो गई और डायरेक्टरी की भी बहुत ज़्यादा अस्थिरता हो गई। यहाँ पर भी लोग आपस में क्या करने लगे बच्चों, लड़ाई करने लगे, तू मैं होने लगी और डायरेक्टरी के अंदर सदस्यों के अंदर बार बार चेंज होने लगा। और जो 5 सदस्य डायरेक्टरी बनाई थी उनके अंदर भी आपस में विचारों का मतभेद रहा और डायरेक्टरी भी अस्थिर हो गई। ऐसे के अंदर जब डायरेक्टरी अस्थिर हो गई तो अपन देखते हैं, हमने कई देशों के ऐसा कानून देखा है, कई देशों की स्थिति देखी है कि जहाँ पर जब मंत्रिमंडल या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका जब असफल हो जाती है तो ऐसे में सेना हावी हो जाती है। और यही फ्रांस में भी हुआ, जब डायरेक्टरी विफल रही तो ऐसे में जो सेना थी वो हावी हो गई और उस वक्त सेना का नायक था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, मतलब उसकी एंट्री हुई, क्योंकि उसने देखा कि डायरेक्टरी बिल्कुल विफल हो रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई तालमेल नहीं है। तो सेना का जो प्रमुख नेपोलियन बोनापार्ट था, जो एक बहुत ही अच्छा सेना नायक था,
जिसका विश्व के अंदर एक प्रसिद्ध सेना नायकों के अंदर उसका नाम होता है, वो नेपोलियन का उदय हुआ। और वो उसने एज ए सम्राट की तरह वो कार्य करने लगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टरी विफल हो चुकी थी, तो वो सम्राट बना तो नहीं था, लेकिन जिस प्रकार सम्राट का कार्य होता है उस प्रकार के वो कार्य करने लगा। और इस प्रकार फ्रांस जहाँ था वहाँ वापस आ गया। यानी लुई सोलवे से चालू होकर के संवैधानिक राजतंत्र बना, जैकोबिन क्लब के द्वारा गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वापस नेपोलियन का उदय हो गया और वापस एक तरह से मान लो कि राजतंत्र ही लागू हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी सारा पावर किसके हाथ में आ गया था? नेपोलियन के हाथ में आ गया था, तो वही राजतंत्र लागू हो गया। अब उस नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने 1795 के अंदर नेपोलियन आ गया और नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया व इटली को पराजित किया। अब नेपोलियन ने क्या करा? आसपास के देशों को पराजित करना चालू किया, तो लोग उसको मुक्तिदाता कहने लगे। नेपोलियन को क्या कहने लगे? मुक्तिदाता, क्योंकि लोगों को लगा कि अब हमारा वापस से कल्याण होगा, क्योंकि वो रोबेस्पियर से घबरा गए थे। रोबेस्पियर ने तो आतंकी शासन लगा रखा था। ऐसे में नेपोलियन का आना लोगों में आशा की किरण को जगाया और उनको लगा कि अब नेपोलियन हमको मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि उसने ऑस्ट्रिया और प्रशा के राजाओं को भी हरा करके उनको बंदी बना दिया था। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया इटली को तो पराजित किया और 1804 के अंदर, है ना, 1795 से 1804 तक तो ये कार्य किया और अपने आप को सम्राट भी उसने घोषित कर दिया। कब? 1804 के अंदर। लेकिन फिर उसने क्या करा? साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति समझते बच्चों? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उसके दिमाग में एक ही था कि मैं अब राजा बन गया हूँ तो मैं अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। उसके लिए उसने सही गलत सारे ही तरीकों का यूज़ किया और आसपास के जितने भी देश थे वहाँ के राजाओं से युद्ध करके उनको मारता गया और वहाँ पर उसने साम्राज्य बना दिया। अब ऐसे के अंदर लोगों के अंदर वापस से परेशानी हो गई कि यार ये तो मुक्तिदाता नहीं था, ये तो हमारे लिए फिर आफत बन गया है। तो जो मुक्तिदाता कहते थे, लेकिन वह धीरे धीरे अत्याचार बढ़ गए और सभी देशों में उसने क्या करा? अपने रिश्तेदारों को ही बड़े बड़े पदों के ऊपर बिठा दिया, है ना। आसपास के जो देश थे वहाँ के राजा उसने क्या करा? अपने रिश्तेदारों को उसने बना दिया और लोग भी अब इससे घबरा गए थे कि अरे ये क्या हो गया? अपन तो सोचते थे कि अपना कल्याण करेगा, लेकिन उसने तो क्या किया? क्योंकि बच्चों इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, मैंने शायद यहाँ पे लिखे हुए ये अच्छे कार्य कि उसने क्या करा? आधुनिकीकरण किया, है ना, मॉडर्नाइजेशन किया अपने देश का, फिर संपत्ति की सुरक्षा संबंधी कानून बताए। उसने अच्छे कार्य किए, तभी तो उसको मुक्तिदाता कहते थे, क्योंकि उसने राजशाही से इनको मुक्त भी कराया लोगों को, साथ में संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने कानून बनाए, दशमलव पर आधारित नाप तोल की समान प्रणाली लगाई। ऐसे कुछ उसने अच्छे कार्य भी किए, लोगों को न्याय भी दिलाया। लेकिन धीरे धीरे तो क्या हो गया? उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि वो क्या चाहता था कि बस मेरे ही साम्राज्य का विस्तार हो और मैं ही भगवान रहूं। तो वापस से ये लोगों के लिए परेशानी बन गई और फाइनली क्या हो गया? 1815 में, यानी 1804 के अंदर तो वो सम्राट बना था, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में प्रशा और रूस के साथ उसका वाटरलू का युद्ध हो रहा था। वहां पर वापस उसको बंदी बना लिया गया और 1815 में तो उसको बंदी बनाया था और 1821 के अंदर वही उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा अपने बच्चों कि क्या हो रहा था? फ्रांस के साथ मजाक हो रहा था। जो 1789 के अंदर जो बास्तिल के किले को 14 जुलाई 1789, है ना, 89 किसे जो कार्यक्रम चालू हुआ था, क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, वो 1804 तक अपन इसके अंदर पढ़ सके। 1789 से लेकर के हम लोग 1821 तक अपन पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। बास्तिल के किले को तोड़ने से लेकर के कहानी चालू हुई थी, जहाँ पर लुई 16 को, पहले तो लुई 16 का राज्य था अत्याचारी, फिर लुई 16 की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ। फिर संवैधानिक राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? लुई 16 को फांसी की सजा के साथ और जैकोबिन क्लब का उदय हुआ। फिर जैकोबिन का अत्याचार बढ़े और जो रोबेस्पियर था उसको भी गुलेटिन के ऊपर चढ़ा के फांसी की सजा दी और जो गणतंत्र का स्थापना थी वो गणतंत्र बना था, जैकोबिन क्लब ने गणतंत्र बनाया था। और फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कुछ तो अच्छे कार्य किए, लेकिन वापस से उसने एक तरह से राजशाही चालू कर दी थी और 1821 के अंदर उसको भी फांसी दे दी। उसकी भी मृत्यु, उसको फांसी नहीं दी गई थी, उसको बंदी बना लिया गया था और वहीं जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार फ्रांस जहाँ था वहीं आ गया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताऊंगी। अगली जो बातें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के बाद फ्रांस का क्या हुआ, महिला और बच्चों की क्या स्थिति हुई,
तो आगे की बातें आगे के वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है और अगली वीडियो के तरफ अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।